अभी पाकिस्तान के अंदर एक केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम बात करें, वो चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात ठीक हों। ये एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को क्यों पता नहीं चल रहा कि भारत बात नहीं करना चाहता, और ये बार बार कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब डॉक्टर जयशंकर ने जितनी हॉकिश लाइन ली हुई है, और जिस तरह वो बिलावल भुट्टो जरदारी को कहते हैं कि ही इज स्पोक्स पर्सन ऑफ अ टेरर स्टेट, ठीक है, तो वो कैसे बात करेंगे। इंडिया आपसे बात नहीं करेगा जब तक आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते, जब तक दुनिया आपको रिकग्नाइज ना करे कि आप एक नॉर्मल कंट्री हैं, जब तक यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आता, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी होगी सेटअप के अंदर, इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंडिया को इस चीज़ से क्या गर्ज होनी है। इंडियंस आपसे नहीं इंगेज करेंगे इस वक्त, और ये हमारी रियासत को, स्टेट को, स्टेक होल्डर्स को बड़े इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। इस सेंचुरी के शुरू से ही जो है ये बात होना शुरू हो गई है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज हो रहा है, और ये बात जो है वो कह रहे हैं कि लाउडर एंड लाउडर हो रही है। क्या इंडिया का डिफेंस बजट है, इंडिया के टैलेंट की वजह से, इंडिया के डॉक्टर्स की वजह से, इंडिया के साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की वजह से, और इंडियन डियास्पोरा की वजह से क्या चीज़ें हैं, और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, क्या वजह है कि दैट इज़ बेसिकली इंडिया जो है या इंडिया की जमहूरियत जो है इटसेल्फ दुनिया को अपील कर रही है। इंडिया, अमेरिका जो है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। तो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस से लेकर के वो इंडिया समझता है कि वो उसने ग्रेट पावर बनना ही बनना है, ठीक है, और इंडिया जो है उसको उसकी राइटफुल प्लेस मिलनी चाहिए। अब डॉक्टर मुख्तर ये लिखते हैं बेसिकली कि जो इंडिया है उसके अंदर हंगर है ग्लोबल स्टेटस की, मतलब वो वाकई वो समझते हैं कि हमें वो स्टेटस नहीं दिया गया जो देना चाहिए, या वो इंडिया इट फील्स कि वो है। तो आईएमएफ है, उसने इस पे कहा है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, पर्टिकुलरली इन पोस्ट कोविड इरा जो है, और यूके को भी पीछे छोड़ दी। और इंडिया की अचीवमेंट आपके सामने है, G20 को देख लें, एससीओ को आप इसमें देखें, और एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया इज इमर्जिंग एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अभी मैं एक ऋषि सोनक का भी जिक्र है, कैमला हैरिस का जिक्र है, अंबानीज, अदानीज, टाटाज, मित्तल्स, जिंदल्स, ये सारे लोग जो हैं दे आर कॉन्सिडर्ड वेरी वेरी पावरफुल पीपल। फिर एक्सपोर्ट जो हैं वो देखें, कहा जा रहा है कि ये बाय 2023 इस साल तक $1 ट्रिलियन तक जा सकती हैं। और ये जो इंडिया की कामयाबी है, ये कोई एक्सीडेंट रातों रात नहीं हुई, ठीक है जी। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं अपनी डिजिटल एक्सेस में, अपने आप को इंटरनेट यूज़र्स में, ठीक है जी, चाइना से ज़्यादा यूज़र्स बताए जाते हैं। इसी तरह जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, रोड में, एयरपोर्ट्स में, मेट्रोज में, बुलेट ट्रेन्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो दैट मेक्स द सेंस कि भाई चीज़ें जो हैं वो किधर से किधर जो हैं वो पहुंची हुई हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि जो इंडिया की जो सेल एंड ट्रांसफ़र है F414 जेट इंजन्स की, जो कि इंडिया में बनाए जाएंगे बाय हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स की जो बनाएगी, ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है यूएस इंडिया रिलेशनशिप के अंदर। और ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसके लिए दिस इज अ गेम चेंजर। 2003 में पाकिस्तान वाज ए वेरी क्रिटिकल एलाई फॉर द यूएस, क्योंकि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर धुआंधार चल रही थी। अभी तक बिन लादेन पकड़ा नहीं गया था, पता भी नहीं चल रहा था। देयर वर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। पाकिस्तान वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूएस इन 2003, और इंडिया उतना इन्फ्लुएंशियल, इतना पावरफुल नहीं था 20 साल पहले जो इंडिया आज है। So basically, the balance of power is not the same today that it was 20 years ago. Pakistan has gone down, India has gone up. So why will India even take वो पुराना प्लान वो सीरियसली क्यों लेंगे, राइट? ये जलीली साहब मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगे कि आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कॉपी जयशंकर, क्योंकि ये भी फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, ये भी एम्बेसडर रह चुके हैं, राइट? तो अब उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दें। सो आई थिंक whoever made a choice, they are thinking अरे चलो he might be इंडिया पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर। तो देखते हैं कि नाम भी उनका जैसे है, वी शैल सी के वो जयशंकर निकलते हैं या जोकर निकलते हैं, वी विल नो सून कि इसके बाद। बट
जी सर पहले तो बात ये होती थी ना कि एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है। इमरान खान की भी टाइम पे भी यही कहा जाता जी था कि जी इमरान खान को कहा जाता था कि लाडले हैं और इनको जो एस्टैब्लिशमेंट आई है। नवाज शरीफ के लिए भी काफी हद तक यही बात होती थी। अभी जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर और ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन तक यही कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी टीम जो है ऑलमोस्ट दो चार को छोड़ के शायद पूरी टीम ही जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की है और बहुत क्लोज भी समझे जाते हैं। तो सर इनकी जो स्टेटमेंट्स होंगी, ये जो बात करेंगे किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो भारत हो या किसी पॉलिसी को लेकर, तो क्या उसको ये नहीं समझा जाएगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट बता रही है इनको, उधर से डिक्टेशन आया है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे? हो सकता कि लेट्स से कि अगर इफ यू अज्यूम कि दिस इज अ फ्रंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, तो हो सकता है कि द मिलिट्री इज सेंडिंग ए सिग्नल। बट मतलब अगर आपके जनरल मुनीर साहब इफ ही वांट्स टू सेंड ए सिग्नल टू इंडिया, वो एक डिप्लोमेटिक केबल भेज दे सकते हैं। लाइक व्हाई डज ही हैव टू गो थ्रू मिस्टर जलील वगैरह। आई कैन टेल यू कि अनलेस अगर इलेक्शन भी जितना डिले होता है ना, इनकी स्टैचर इंटरनेशनली उतना कम होते जाएगी। बिकॉज IMF वगैरह भी छिड़ जाएंगे क्योंकि यू आर नॉट, क्योंकि जो कंडीशंस IMF फिर 6 महीने के बाद आपको फिर शुरू हो जाएगा अगले साल के लिए IMF के साथ, टू एक्सटेंड लोन या गेट मोर ब्रेक अनलेस यू हैव एन इकोनॉमिक मिरेकल एट होम। तो मुझे नहीं लगता कि दे विल बी एबल टू अचीव मच इन द इंटरनेशनल अरीना। मतलब इन्होंने सांप पाल रखे हैं ना, जो बैकयार्ड्स हैं, हिलरी ने कहा था, वो ये सांप उनको ही काटने के लिए अब दौड़ रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम व्हाट दे वांट। लेकिन उनको शरिया का डिमांड करना बहुत बड़ा जोर रहता है। ऐसा जैसा कि मर जाएंगे वरना शरिया अगर नाफिज नहीं हुआ तो मार डालेंगे या मर जाएंगे। लेकिन जब आपको फ्रीडम है कि आप अपनी जिंदगी में चलाएं, जैसा कि अमेरिका में मेरे को कोई नहीं रोका नमाज पढ़ने से या रोजा रखने से या शराब नहीं पीने से, आई कैन फॉलो द रूल्स ऑन माई ओन, मुझे लॉ की जरूरत नहीं। तो एक किस्म से आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैसा एक बहाना, सियासत का एक बहाना बन गया है मजहब। पाकिस्तान के अंदर कितने बुरे हालात हैं ये तो हम सबको मालूम ही है। पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट थी वो अब गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो गया है और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद इलेक्शन करवाने होते हैं, लेकिन अब इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी ने एक केयर टेकर गवर्नमेंट बिठा दी है जो एज अ इस्टेब्लिशमेंट पपेट काम करेगी। वैसे भी पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट बना ले, वो रहते हमेशा पाकिस्तानी आर्मी के अंगूठे के नीचे ही हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तानी आर्मी ने एक बहुत ही अच्छा लूप होल निकाला। उन्होंने इलेक्शन के टाइम ही सेंसस करवा दिए और जब भी सेंसस होते हैं तो उसके बाद जो सीटें होती हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उसका डिलिमिटेशन होता है और जब डिलिमिटेशन होता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिससे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और कई महीने लग जाएंगे। इसी वजह से चुनाव वैसे भी नहीं हो सकते थे और पाकिस्तानी आर्मी ने केयर टेकर गवर्नमेंट बिठा दी है। अब उस केयर टेकर गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि 10 साल पुराना मुशर्रफ और मनमोहन सिंह का जो पीस प्लान था वो इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि एक बहुत ही इर्रिलेवेंट और एब्सर्ड सा आइडिया है क्योंकि इस समय इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है और किसी भी सिचुएशन में वो पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है और इफ़ एट ऑल उन्होंने पाकिस्तान से बात करने के लिए हाँ करी भी तो वो वापस से मनमोहन सिंह वाले प्लान पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो बेसिकली कांग्रेस का प्लान था जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी की आइडियोलॉजी से क्लैश करता है। और पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है उसमें इंटेलेक्ट की काफ़ी कमी नज़र आ रही है क्योंकि एक वाइब्रेंट और इंटेलेक्चुअली साउंड गवर्नमेंट कभी भी 10 साल पुराने प्रोग्राम को रीइंस्टेट करने की बात कभी नहीं करेगी और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी केयर टेकर गवर्नमेंट बीटिंग द डेड हॉर्स।